नमस्कार साथियों। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक विषय के तहत पिछले व्याख्यान में हमने अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों का विस्तृत अध्ययन किया था, जिसके तहत हमने अरस्तु के द्वारा बताए गए दास्ता के प्रकार, अरस्तु द्वारा दास्ता संबंधी विचारों का किया गया समर्थन एवं अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों के आलोचनात्मक दृष्टिकोण का अध्ययन किया था। उसी कड़ी के तहत एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों का अध्ययन आज हम इस व्याख्यान में करेंगे। कई बार बीए पाठ तृतीय के वार्षिक परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है कि अरस्तु के क्रांति संबंधी कारणों एवं उसके समाधान के उपायों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो यह आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं एवं वार्षिक परीक्षाओं दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। अरस्तु का क्रांति संबंधी विचार। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के भाग 5 में क्रांति संबंधी विचारों एवं क्रांति के कारणों का विस्तृत उल्लेख किया है। पॉलिटिक्स पुस्तक के 7वें भाग में उन्होंने क्रांति के समाधान के उपाय विस्तार से बताए हैं। अब यह समझना आवश्यक है कि क्रांति क्या होती है। आखिर कई बार ये शब्द प्रयोग में लिया जाता है और बहुत भारी शब्द हैं ये, लेकिन क्रांति होती क्या है। तो मित्रों, अरस्तु के अनुसार क्रांति शब्द से तात्पर्य है संविधान एवं शासन व्यवस्था में होने वाला परिवर्तन। अरस्तु संविधान एवं शासन व्यवस्था में होने वाले छोटे बड़े परिवर्तन को भी क्रांति की श्रेणी में रखता है। वह कहता है कि संविधान में चाहे आंशिक परिवर्तन हो चाहे पूर्ण परिवर्तन हो, शासन व्यवस्था में चाहे आंशिक परिवर्तन हो चाहे पूर्ण परिवर्तन हो, वह यदि आंदोलन या विरोध प्रदर्शन के माध्यम से होता है तो वह क्रांति की श्रेणी में आएगा। हाँ, शांतिपूर्ण तरीके से भी संविधान एवं शासन व्यवस्था में बहुत से परिवर्तन होते हैं, उनको हम क्रांति की श्रेणी में नहीं रख सकते। लेकिन शासक की इच्छा के विरुद्ध जब कोई परिवर्तन होता है, सकारात्मक परिवर्तन होता है, तो उसे हम क्रांति की श्रेणी में रखते हैं। पहले से स्थापित किसी शासन व्यवस्था के स्थान पर नई शासन व्यवस्था स्थापित करना, जैसे राजतंत्र के स्थान पर निरंकुश तंत्र या कुलीन तंत्र या प्रजातंत्र की स्थापना करना। शासन व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन के लिए प्रयास करना भी क्रांति की श्रेणी में माना जाएगा। चाहे वह लोक कल्याणकारी राज्य के संबंध में बात हो, चाहे वह जनहितकारी योजनाओं के संबंध में बात हो, चाहे वह शासन व्यवस्था के किसी अंग में परिवर्तन संबंधी बात हो, वे सब क्रांति की श्रेणी में आते हैं। यह अरस्तु के दृष्टिकोण से हम बात कर रहे हैं। अरस्तु के क्रांति के प्रकार। अरस्तु ने अलग अलग शासन व्यवस्थाओं में अध्ययन करके यह पता लगाया कि किन किन शासन व्यवस्थाओं में कितने प्रकार की क्रांतियां हो सकती हैं, और हर शासन व्यवस्था में क्रांति के अलग कारण और उसके अलग समाधान के उपाय अरस्तु ने बताए। इस व्याख्यान में हम क्रांति के कारणों पर प्रकाश डालेंगे। अरस्तु 5 मुख्य प्रकार बताता है क्रांति के, कि क्रांति 5 मुख्य प्रकारों से होती है। और वे 5 जो मुख्य प्रकार हैं जो अरस्तु बताता है, वे हैं, एक तो आंशिक क्रांति और उसके जस्ट विपरीत पूर्ण क्रांति। आंशिक क्रांति का मतलब यह है कि यदि कोई छोटे मोटे परिवर्तन के लिए क्रांति होती है तो उसे आंशिक क्रांति कहते हैं।
और यदि समग्र परिवर्तन होता है, आमूलचूल परिवर्तन होता है, तो उसे हम पूर्ण क्रांति की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा, रक्तहीन क्रांति या रक्त रंजित क्रांति। रक्तहीन क्रांति बहुत शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन को कहा जाता है, जैसा कि ब्रिटेन में हुई रक्तहीन क्रांति 1688 में। यह संभवतया विश्व की प्रथम क्रांति भी मानी जाती है, प्रथम बड़ी क्रांति मानी जाती है। ये इसको रक्तहीन क्रांति कहते हैं क्योंकि परिवर्तन शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। और रक्त रंजित क्रांति, जैसा फ्रांस में हुआ 1789 में, कि वहां खून खराबा होने के बाद शासन व्यवस्था में परिवर्तन होता है, तो उसे रक्त रंजित क्रांति कहते हैं। तीसरा, व्यक्तिगत क्रांति या सामूहिक क्रांति। ये भी अरस्तु इस पर प्रकाश डालता है कि क्रांति व्यक्तिगत भी हो सकती है और क्रांति सामूहिक भी हो सकती है। यानी बहुत बड़ा तबका भी क्रांति में सहभागी हो सकता है और परिवर्तन चाहता हो, और कुछ लोग या यूं कह दीजिए एक व्यक्ति भी परिवर्तन चाहता है या परिवर्तन करता है, तो उसे व्यक्तिगत क्रांति की श्रेणी में माना जाएगा। किसी वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति। कई बार किसी वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति हो जाती है, जैसे धनी लोगों के विरुद्ध क्रांति, शोषण करने वालों के विरुद्ध क्रांति, या किसी राजकुल के परिवार विशेष के लोगों के विरुद्ध की जाने वाली क्रांति, या शासन में जो प्रशासकों की भूमिका होती है उनके विरुद्ध की जाने वाली क्रांति। तो वर्ग विशेष के विरुद्ध जो जन आंदोलन होता है उसे हम वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति की श्रेणी में रखेंगे। और अंतिम है वाग्वीरों की क्रांति। तो अरस्तु ने अपने व्याख्यान में अपने सिद्धांतों के तहत क्रांति के मोटे मोटे ये 5 प्रकार बताते हैं, लेकिन इन 5 प्रकारों में ही उसके 10 प्रकार छुपे हुए हैं, क्योंकि एक उसके विपरीत है। अरस्तु के क्रांति के कारण। अरस्तु क्रांति के कारणों पर बहुत विस्तृत प्रकाश डालता है कि क्या कारण हो सकते हैं क्रांति के, और किस किस शासन व्यवस्था में किस किस प्रकार की क्रांतियां हो सकती हैं। तो क्रांति के कारण उन्होंने 2-3 भागों में क्रांति के कारणों को विभाजित किया है। एक तो सामान्य कारण, क्रांति के सामान्य कारण, विशेष कारण और विशेष व्यवस्थाओं में विशेष कारण। तो इस प्रकार अरस्तु ने क्रांति के 3 मोटे मोटे फेज बताए हैं कारणों के रूप में। सामान्य कारण, सामान्य कारणों में क्या आएगा? एक तो असमानता एवं अन्याय। यदि किसी के साथ असमानता होती है या अन्याय होता है तो ये सामान्य कारण माना जाएगा क्रांति का। विशेष कारण, विशेष कारण यदि शासन व्यवस्था में भय, घृणा, संविधान की अवहेलना, अयोग्य लोगों का शासन, छोटी मोटी घटनाओं की अनदेखी करना, यह क्रांति के विशेष कारणों के तहत गिना जाएगा। छोटी मोटी जो घटनाएं होती है उनकी अनदेखी करना, क्योंकि छोटी घटनाएं कभी बहुत विकराल रूप ले सकती हैं। अयोग्य लोगों का शासन, जब आप योग्य लोगों को दरकिनार करके अयोग्य लोगों को शासन सत्ता में सहभागी बनाओगे तो लोगों में आक्रोश बढ़ेगा और लोग क्रांति के मार्ग पर निकल पड़ेंगे। संविधान की अवहेलना, संविधान की अवहेलना करना भी क्रांति का बड़ा कारण है, क्योंकि संविधान की अवहेलना करने से शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है और देखते ही देखते कब यह विकराल क्रांति के रूप में परिवर्तित हो जाती है इसका पता भी नहीं लग पाता। और भय और घृणा, ये विशेष कारण। अब विशेष व्यवस्थाओं में क्रांति के विशेष कारण, इस पर अरस्तु प्रकाश डालता है। और अरस्तु ने जो 6 शासन व्यवस्थाएं बताई, 3 शासन के शुद्ध रूप और 3 शासन व्यवस्था के विकृत रूप, उन 6 शासन व्यवस्थाओं में उन्होंने अलग अलग प्रकार से क्रांति के कारणों का उल्लेख किया। जैसे सबसे पहले राजतंत्र। राजतंत्र में विशिष्ट व्यक्ति का अपमान करना और राज परिवार में कलह, यह क्रांति का कारण हो सकता है। यदि मान लो कोई विशिष्ट व्यक्ति है और उसका अपमान कर दे
आपने देखा होगा कि किस प्रकार कौटिल्य के अपमान से मगध राज्य छिन्न भिन्न हो गया, नंद वंश का समूल नाश हो गया और एक विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। तो विशिष्ट व्यक्ति का अपमान करना बड़ी क्रांति के रूप में उभर कर सामने आ सकता है, जैसा कि मैंने अभी बताया, नंद वंश का नाश होना। राज परिवार में कलह, कई बार राज परिवार में कलह हो जाता है तो ये भी क्रांति का कारण होता है। चाहे आप शाहजहाँ के पुत्रों के मध्य आपसी झगड़ों को देख लीजिए, चाहे आप हुमायूं जो 4 भाई थे उनके मध्य आपस में झगड़ों को देख लीजिए, तो ये राज परिवार में कलह हो जाता है, इससे भी क्रांति देखने को मिलती है। निरंकुश तंत्र, निरंकुश तंत्र में भी क्रांति के अपने विशिष्ट कारण होते हैं। एक तो किसी वर्ग विशेष या किसी व्यक्ति विशेष से अधिक घृणा करना, दूसरा उन लोगों पर अधिक अत्याचार करना, इससे भी क्रांति होती है निरंकुश तंत्र में। आपने देखा कि हिटलर ने यहूदियों पर किस प्रकार अत्याचार किया और फिर बाद में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार हिटलर यानी जर्मनी और मुसोलिनी यानी इटली को पराजय का सामना करना पड़ा, क्योंकि पूरे जो अन्य देश थे वो सब एकत्रित होकर संगठित होकर उनके विरुद्ध खड़े हो गए। कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र में क्रांति का मुख्य कारण है गरीबों का अत्यधिक शोषण करना, क्योंकि कुलीन तंत्र में अमीर लोगों, धनाढ्य लोगों को तो प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन गरीब लोगों का शोषण करना, और गरीब लोगों का शोषण कभी भी क्रांति के विस्फोट के रूप में उभर कर सामने आ सकता है। धनिक तंत्र, धनिक तंत्र में क्रांति, जो कुलीन तंत्र का विकृत शासन है, शासन व्यवस्था है, उसमें क्रांति का जो कारण है वह है आंतरिक गुटबाजी। लोगों में आंतरिक रूप से गुटबाजी का होना, लोगों का संगठित होना और शासन व्यवस्था के विरुद्ध साजिश रचना, तो ये धनिक शासन व्यवस्था में क्रांति के कारण हो सकते हैं। संवैधानिक तंत्र में क्रांति का जो मुख्य कारण है वह है विधि की अवहेलना करना, यानी कानून की अवहेलना करना, कानून को नहीं मानना, यह संवैधानिक शासन व्यवस्था में क्रांति का मुख्य कारण है, क्योंकि कानून को पालन नहीं करोगे तो क्रांति हो जाएगी। भीड़ तंत्र, ये जो संवैधानिक तंत्र का विकृत रूप है भीड़ तंत्र, जिसको प्रजातंत्र भी अरस्तु ने कहा है, क्योंकि प्रजातंत्र का शुद्ध रूप पोलिटी है, लेकिन इसका विकृत रूप है भीड़ तंत्र। यहाँ ये कहता है कि अयोग्य लोगों का शासन, अगर भीड़ तंत्र में अयोग्य लोग शासन में आ जाएंगे, शासन सत्ता में सहभागी बन जाएंगे और योग्य लोगों को नकार दिया जाएगा, तो देखते ही देखते बहुत बड़ी क्रांति विकराल रूप में हो सकती है, और ऐसा कई बार हुआ भी। इसलिए भीड़ तंत्र में अयोग्य लोगों का शासन क्रांति का मुख्य कारण हो सकता है। तो अरस्तु ने ये क्रांति के कारणों पर विस्तृत प्रकाश डाला और बहुत से कारण अरस्तु ने बताए, और इनके समाधान के उपाय भी अरस्तु बताता है, लेकिन समाधान के उपायों की चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। तो इस प्रकार अरस्तु ने अलग अलग शासन व्यवस्थाओं में अलग अलग कारणों के तहत क्रांति के कारण बताए उन्होंने, कि अलग अलग शासन व्यवस्था में क्रांति के क्या क्या कारण हो सकते हैं और किस प्रकार उनका समाधान किया जा सकता है। ये अरस्तु इस पर विस्तृत बात करते हैं, जो आज भी प्रासंगिक है। सबसे बड़ी बात यह है कि अरस्तु के ये सिद्धांत 2500 साल पहले, लगभग 2300 साल पूर्व में दिए गए और आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने उस समय प्रासंगिक थे। तो अरस्तु की क्रांति के समाधान के कारणों की हम आगे के व्याख्यान में चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।